रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का श्वसन तंत्र। देखो मानव का श्वसन तंत्र क्या है, इससे पहले कुछ नॉर्मल इंट्रोडक्शन, हमें रेस्पिरेशन के बारे में पता होना चाहिए, श्वसन वास्तव में क्या चीज़ है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित प्राणी हैं, जीवित सेल्स हैं, उन कोशिकाओं को अपनी उपापचयी क्रिया करने के लिए, ध्यान से देखना कौन सी क्रिया की बात कर रहे हैं हम, उपापचयी क्रिया करने हेतु, मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म को कंप्लीट करने हेतु जैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बायोमास की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है। किसके विखंडन से प्राप्त होती है? भोजन के विखंडन से। जैसे ही भोजन का विखंडन होगा तो किसका निर्माण होगा? जैव ऊर्जा का निर्माण होता है। और जैव ऊर्जा के निर्माण की जो विधि है वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। एक बार फिर से देखेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी जीवित कोशिका में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु जैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह जैव ऊर्जा भोजन के विखंडन से प्राप्त होती है। तो जैव ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। देखो जो श्वसन है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया मानी जाती है। और श्वसन की प्रक्रिया में सबसे अधिक विखंडन किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज वह खाद्य पदार्थ है जिसका सबसे अधिक विखंडन होता है, इसलिए इसको कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो श्वसन क्या हुआ कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन का विखंडन होकर के ऊर्जा मुक्त होती है या जैव ऊर्जा का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाती है। देखो श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का है। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का है। वैज्ञानिक था एक G.S. कोर्टर, वैज्ञानिक का नाम है G.S. कोर्टर। कोर्टर के अनुसार रेस्पिरेशन या श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। नंबर 1 बाह्य श्वसन, नंबर 2 आंतरिक या अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन क्या है? किसी भी जीव की श्वसन सतह है। किसी भी जीव की क्या बात कर रहे हैं हम? श्वसन सतह है। रेस्पिरेटरी जो लेयर है कौन कौन हो सकती है? उस जीव की त्वचा हो सकती है, फेफड़े हो सकते हैं, यदि जलीय प्राणी है तो गलफड़े हो सकते हैं। श्वसन सतह के द्वारा वायुमंडल की O2 को ग्रहण करना और शरीर की CO2 को वायुमंडल में मुक्त करना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। तो बाह्य श्वसन की परिभाषा क्या हुई? किसी भी जीव की श्वसन सतह के द्वारा O2 गैस को ग्रहण करना, CO2 गैस को वायुमंडल में मुक्त करना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। फिर देखो 2 नंबर पर है अपना आंतरिक श्वसन की इंटरनल रेस्पिरेशन क्या चीज़ है? तो बाह्य श्वसन में ग्रहण की गई ऑक्सीजन गैस, बाह्य श्वसन में कौन सी गैस? ग्रहण की गई ऑक्सीजन गैस जब भोजन को विखंडित कर ऊर्जा मुक्त करती है, भोजन को तोड़ करके क्या मुक्त कर देती है? यानी ऊर्जा मुक्त करती है, तो इससे श्वसन को क्या कहा जाता है? आंतरिक श्वसन कहा जाता है। तो आंतरिक श्वसन क्या हुआ? बाह्य श्वसन में ग्रहण की गई ऑक्सीजन गैस भोजन को विखंडित कर ऊर्जा मुक्त करती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंतरिक श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। तो दूसरा कौन सा हुआ? आंतरिक श्वसन। अब देखो आंतरिक श्वसन को भी ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 ऑक्सी श्वसन, नंबर 1 ऑक्सी श्वसन, नंबर 2 अनोक्सी श्वसन। अब देखो ऑक्सी श्वसन क्या है? नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सी श्वसन कहलाती है। किसकी प्रेजेंस में होगा? ये O2 की प्रेजेंस में होगा। तो ऑक्सी श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सी श्वसन कहलाती है। किस में होती है? जितने भी मल्टी सेलुलर प्राणी हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, बहुकोशिकीय के प्राणियों में ऑक्सी श्वसन पाया जाता है और इस प्रक्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। अधिक मात्रा में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। किसमें? ऑक्सी श्वसन में। किसकी प्रेजेंस में होगा? O2 की प्रेजेंस में होगा। दूसरा देखो अनोक्सी श्वसन, नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीजन के अभाव में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? अनोक्सी श्वसन कहलाता है। जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी क्या हैं? बैक्टीरिया हैं, ए सेलुलर प्राणी है, ए सेलुलर प्राणी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें इष्ट कोशिका, किसकी बात कर लें?
इष्ट कोशिका की बात कर लें और ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर लें, BGA की बात कर लें, नील हरित शैवाल है, इन जीवों के अंदर क्या पाया जाता है? अनोक्सी शोषण पाया जाता है। और इस प्रक्रिया में बहुत कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो अनोक्सी शोषण में ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बनती है और ऑक्सी शोषण में ऊर्जा अधिक मात्रा में बनती है। इसके लिए देखो आगे ध्यान दें, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा विखंडन होता है और ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी, साइटोप्लाज्म में संपन्न होगी। किस में संपन्न होगी? कोशिका द्रव्य में। आपको पता है कि ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त यौगिक का C6H12O6 क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ये आगे जाकर के 3 कार्बन युक्त पाइरुवेट में टूट जाता है। कितने कार्बन युक्त? 3 कार्बन युक्त पाइरुवेट में टूट जाता है। यह पाइरुवेट आगे जाकर के 3 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में संपन्न होगा? 3 चरणों में संपन्न होगा। देखो यदि O2 की प्रेजेंस है, किसकी उपस्थिति है? O2 की उपस्थिति है, तो होने वाला शोषण क्या कहलाएगा? ऑक्सी शोषण कहलाएगा। और मैंने आपको बताया किस में संपन्न होता है? मल्टीसेलुलर प्राणी में। और मल्टीसेलुलर में भी किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। किस में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और आगे जाकर किसका निर्माण कर लेता है? H2O प्लस का CO2 और अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। 686 किलो कैलोरी के करीब इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। नंबर 2 देखो, O2 के अभाव में ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के अभाव में जितनी भी जीवों की पेशी कोशिकाएं हैं, मसल्स सेल हैं, उसमें ये प्रक्रिया संपन्न होती है और बनने वाला उत्पाद क्या होगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा प्लस CO2 गैस बनेगी और बहुत कम मात्रा में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान देंगे, धावक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाता है, किसान खेत में काम करता है, दिन भर काम करने वाला व्यक्ति यदि थकान को महसूस करता है तो कारण क्या है उसका? लैक्टिक एसिड, क्योंकि उसकी पेशी कोशिका में स्थित जो ग्लूकोज है वो विखंडित होकर के ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देती है और लैक्टिक एसिड दर्द का ऐंठन का कारण माना जाता है। तीसरा चरण देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण, ये अनोक्सी शोषण है। कैसा शोषण है? अनोक्सी शोषण। हम उदाहरण लेते हैं किस कोशिका का? इष्ट कोशिका का। तो जैसे ग्लूकोज अनोक्सी शोषण के द्वारा टूटती है या विखंडित होती है तो एक यौगिक का निर्माण करती है C2H5OH, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, और प्लस का किसका निर्माण कर देती है? CO2, और बहुत कम मात्रा में किसका निर्माण करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का विखंडन कितने चरणों में हो जाता है? 3 चरणों में हो जाता है। अब हम बात करते हैं मानव का श्वसन तंत्र। तो देखो मानव का जो श्वसन तंत्र है ये 2 भागों से मिलकर बना है। नंबर 1 मुख्य भाग, जिसे हम प्रथम भाग भी कह सकते हैं, और इसमें एक जोड़ी लंग्स फेफड़े पाए जाते हैं। तो देखो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है 2 भागों से मिलकर बना है। प्रथम भाग है मुख्य भाग और इसमें एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। नंबर 2 सहायक भाग, हेल्पर पार्ट जो है इसे हम द्वितीय भाग भी कह सकते हैं। देखो इसमें क्या होगा? सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र, आरेखीय निरूपण को अच्छे से देखेंगे। बाह्य नासा छिद्र आगे जाकर के एक नलिकाकार संरचना में खुलेगा जिसे हम नासा गुहा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नासा गुहा। नासा गुहा आगे चलकर कंठ ग्रसनी में खुलती है। किस में खुल जाती है? कंठ ग्रसनी में। और कंठ ग्रसनी कंठ से होती हुई एक लंबी नलिकाकार संरचना में खुल जाती है। लगभग 12 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका में खुलती है जिसे हम श्वास नली कहते हैं। यह श्वास नली आगे जाकर के 2 श्वसनी में बंट जाती है, श्वसनी फर्स्ट, श्वसनी सेकेंड, और ये श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। ये आगे जाकर किस में प्रवेश कर जाएगी? फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी। फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद में ये श्वसनिकाओं, श्वसनिकाएँ और अंतिम रूप में बदल जाती है। हम कह सकते हैं ये श्वसनिकाएँ अंत में एक गुब्बारे नुमा संरचना में बदल जाती है जिन्हें वायुकुपिका कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? वायुकुपिका, एल्वियोली या वायु कोष कह सकते हैं, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये पूरा का पूरा मानव में क्या है? श्वसन तंत्र है।
कि मुख्य भाग में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, सहायक भाग में बाह्य नासा छिद्र होगा, नासा गुहा, कंठ ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, 2 श्वसनी, ये श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं। प्रवेश करने के बाद में श्वसनियों में बंट जाती हैं और श्वसनी और मई नलिकाओं में बनती हैं, जिन्हें श्वसन श्वसनिकाएँ कहते हैं। और वो अंत में एक गुब्बारेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं और वह गुब्बारेनुमा संरचना क्या कहलाती है? वायुकोपिका, जैसे हम वायुकोश भी कहते हैं, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। अब इनको हम सभी भागों को क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र की बात करते हैं तो मुख गुहा के ऊपर स्थित एक जोड़ी छिद्र जो क्या कहलाता है? बाह्य नासा छिद्र कहलाता है, जिसमें वायुमंडल की वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है और शरीर की CO2 गैस वायुमंडल में मुक्त होती है। वह छिद्र क्या कहलाता है? बाह्य नासा छिद्र कहलाता है। देखो, बाह्य नासा छिद्र जिस गुहा में खुलता है उस गुहा को नासिका गुहा कहते हैं या नासा गुहा कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, नासा गुहा। देखो, नासा गुहा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। नासा गुहा में श्लेष्मा उपकला पाई जाती है या श्लेष्मिक उपकला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्लेष्मिक उपकला पाई जाती है। इसके अलावा नासा गुहा में रोम पाए जाते हैं। एक एस के आकार की, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस के आकार की होलोइड उपास्थि होती है। ध्यान देना, कंपटीशन में PMT में ये प्रश्न पूछा जाता है कि नासिका गुहा में स्थित जो उपास्थि है उसका नाम बताइए, वो कौन सी उपास्थि है? तो एस के आकार की होलोइड उपास्थि है और इसका काम अभी आपको बताया जाएगा। तो देखो, इसमें श्लेष्मिक उपकला है, रोम पाए जाते हैं, एस के आकार की होलोइड उपास्थि पाई जाती है। इसके अलावा ये जो नासा गुहा है ये 4 उपास्थियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्रम से क्या कहते हैं? नेजल, प्रेमेक्सिला या प्रीमेक्सिला, मैक्सिला, एथेमोइड। देखो कितनी उपास्थि से मिलकर बनी है? 4 उपास्थियाँ। और वो उपास्थियाँ कौन सी हैं? नेजल, प्रीमेक्सिला, मैक्सिला, एथेमोइड, 4 प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती हैं। तो देखो, नासा गुहा क्या है? बाह्य नासा छिद्र जिस नलिकाकार संरचना में खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? नासा गुहा कहते हैं। इसमें श्लेष्मिक उपकला है। देखो, श्लेष्मिक उपकला श्लेष्मा का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? श्लेष्मा का स्राव करती है। और ये श्लेष्मा क्या करता है? नासा गुहा को चिकना बनाता है और उसके साथ साथ में उसको कैसा बना देता है? नम बनाए रखने का कार्य करता है। अब देखो, नासा गुहा में स्थित रोम पुलिसकर्मी कहलाते हैं। ध्यान से देखना, नासा गुहा में स्थित रोम क्या कहलाते हैं? पुलिसकर्मी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं पुलिसकर्मी? तो देखो, जैसे वायुमंडल की वायु बाह्य नासा छिद्र से होती हुई नासा गुहा में प्रवेश करती है तो उस वायु में धूल के कण, धुएं के कण या अन्य कोई जीवाणु, रोगाणु हो सकता है, उसको रोकने का काम किसका होता है? रोम का होता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले बाल जो हैं वो उनको रोकने का काम करते हैं। अतः उन्हें किसके रूप में माना जाता है? पुलिसकर्मी के रूप में माना जाता है। तो रोम का काम क्या हुआ? धूल के कण, धुएं के कण, रोगाणु, विषाणु को रोकने का काम होता है। अतः इसे पुलिसकर्मी कहा जाता है। ये एस के आकार की जो होलोइड उपास्थि है ये क्या काम करती है? गर्म वायु को नम बनाती है या ठंडा बनाने का काम करती है। वायुमंडल की गर्म वायु है, उसका टेम्परेचर अधिक है तो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर उस करने का काम किसका है? एस के आकार की होलोइड उपास्थि का है। हम कह सकते हैं वायु को शुद्ध करने का कार्य भी कौन करती है? एस के आकार की होलोइड उपास्थि करती है। तो देखो, नासा गुहा में श्लेष्मिक उपकला, रोम, होलोइड उपास्थि, नेजल, प्रीमेक्सिला, मैक्सिला, एथेमोइड, ये सब मिलकर के नासा गुहा का निर्माण करते हैं। इसके अलावा देखो, नासा गुहा एक विशेष प्रकार के पट, जिसे हम नासा पट कहते हैं, इसे नासिका पट भी कहा जाता है, नासिका विदर कहते हैं, नासिका खांच कहा जाता है, जिसकी सहायता से ये बाह्य नासा छिद्र कितने भागों में बंटे होते हैं? 2 भागों में बंटे होते हैं। नोट, सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अलावा कि तालु जो है, मुख्य गुहा की छत, हमने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा था, मुख्य गुहा की छत क्या कहलाती है? तालु कहलाती है। ये तालु क्या काम करता है? ये तालु मुख्य गुहा को नासा गुहा से विदर कर देता है या अलग करने का काम करता है। तो ध्यान रखना, तालु का कार्य है नासा गुहा को मुख्य गुहा से अलग करना। ये था नासा गुहा में। अब इसके बाद में नासा गुहा आंतरिक नासा छिद्र के द्वारा जिस भाग में खुलती है, देखो, नासा गुहा आंतरिक नासा छिद्र की सहायता से जिस भाग में खुलती है उसे हम ग्रसनी कहते हैं। और कंठ ग्रसनी
भी कहा जाता है, क्योंकि ये आगे जाकर के कंठ में खुलती है। अब देखो ग्रसनी के अंतिम छोर पर एक छिद्र होता है जिसे हम घाटी द्वार कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, घाटी द्वार। और ये छिद्र घाटी ढक्कन से बंधे रहता है। ग्लोटिस एपिग्लोटिस क्या चीज़ है, देखो ये जो छिद्र ये ग्लोटिस कहलाता है और एक उपास्थि से बने हुए ढक्कन से बंद रहता है जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहा जाता है। जैसे ही हम भोजन करते हैं ये घाटी ढक्कन श्वास नली को बंद करने का काम करता है ताकि कोई खाद्य कण किस में प्रवेश नहीं करे, श्वास नली में प्रवेश नहीं करें। आगे चल करके ये ग्रसनी कंठ में खुल जाती है। अब ध्यान देना आप, किस में खुल जाती है, कंठ में खुले जाती है। कंठ एक त्रिभुजाकार आकृति है। कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है, जो किसकी बनी होती है, पेशियों की बनी होती है। देखो कंठ को स्वरयंत्र भी कहते हैं। कंठ को क्या कहा जाता है, स्वरयंत्र कहा जाता है जी। कंठ को स्वरयंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि कंठ में एक जोड़ी वाक् तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वाक् तंतु। और जैसे ही वायु या ध्वनि किससे, देखो वायु किससे टकराती है, वाक् तंतु से टकराती है, तो वाक् तंतु में कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, कंपन। और कंपन उत्पन्न होने से किसका निर्माण होगा, ध्वनि का निर्माण होता है। ध्वनि उत्पन्न करने के कारण कंठ को क्या कहा जाता है, स्वरयंत्र कहा जाता है। अब इसके अलावा देखो कंठ में और क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो कंठ में भी कई प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली है आउटू। आउटू को थायराइड भी कहते हैं। आउटू को क्या कहा जाता है, थायराइड या थायराइड भी कहा जाता है। नंबर 2 क्रिकोइड, ध्यान से देखना अक्षर को, नंबर 2 में है क्रिकोइड। नंबर 3 इसके अंदर आ जाएगा अपना एपिग्लोटिस। और नंबर 4 है एरिटिनोइड। नंबर 4 नाम अच्छे से देखना इनको, यानी अपना जो कंठ है वो 4 उपास्थियों से बना। नंबर 1 आउटू, आउटू को क्या कहा जाता है, थायराइड कहा जाता है। नंबर 2 है क्रिकोइड, नंबर 3 है अपना एपिग्लोटिस और नंबर 4 है एरिटिनोइड। ये मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, कंठ का निर्माण कर देते हैं। अब कंठ आगे जा कर के एक नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसे हम श्वास नली कहते हैं। ध्यान से देखना आगे क्या है, कंठ किस में खुल जाएगा, एक नलिकाकार संरचना में खुलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है और ये वक्ष गुहा को भेदती हुई डायफ्राम के पिछले छोर में पाई जाती है। तो देखो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कहाँ से शुरू होती है, कंठ से शुरू होती है और किस में प्रवेश कर जाती है, श्वसनी की सहायता से फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। तो देखो श्वास नली के अंदर, अब ध्यान से देखना, इसमें 16 से 20, श्वास नली में 16 से 20 सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं और ये उपास्थि छल्ले एक विशेष प्रकार की उपास्थि है जिसे हम हाइलिन उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलिन उपास्थि कहते हैं, उसके बने होते हैं। तो ध्यान से देखना, श्वास नली में 16 से 20 सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं जिनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, श्वास नली में वायु की अनुपस्थिति होने पर श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम करती है। यानी इसको पिचकने से रोकने का काम कौन करती है, ये सी आकार की उपास्थि जो छल्लियाँ हैं ये इसको पिचकने से रोकने का काम करते हैं। जब कब है, जब श्वास नली में क्या नहीं हो, वायु नहीं हो, उस समय उसको रोकने का काम करते हैं। तो देखो श्वास नली कंठ से लेकर के श्वसनी तक फैली होती है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। 16 से 20 उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। ये श्वास नली आगे जाकर के 2 श्वसनी में बन जाती है, श्वसनी फर्स्ट और श्वसनी सेकंड। कितनी श्वसनी में बंट गई, 2 श्वसनी में विभाजित हो जाती है। ये श्वसनियाँ आगे जाकर के, ध्यान से देखना, एक हल्का सा डायग्राम है, ये श्वास नली है और श्वास नली आगे जाकर के किस में विभाजित हो जाती है, 2 श्वसनी में विभाजित हो जाती है। और ये श्वसनी क्या करती हैं, अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। तो देखो ये है पूरी की पूरी कहानी। ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, सहायक भाग में आता है। सर्वप्रथम बाह्य नासा छिद्र, नासा गुहा, फिर इसके बाद में ग्रसनी जिसे कंठ ग्रसनी कहते हैं। कंठ ग्रसनी कंठ में खुलेगी, कंठ आगे जाकर के किस में खुल जाते हैं, श्वास नली में खुल जाते हैं। श्वास नली किस में बंट जाती है, 2 श्वसनी में बंटे जाती है और ये श्वसनी आगे चल करके अपने अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं लंग्स की, फेफड़ा क्या है। तो
मनुष्य की वक्ष गुहा में हृदय के समीप एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। ध्यान से देखना, फेफड़े के बारे में क्या बताया, कहाँ पर पाए जाते हैं, वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। और वक्ष गुहा में भी कहाँ पाए जाते हैं, हृदय के समीप। और इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। अब इसके बाद में ये स्पंज व गुलाबी संरचना है, तो देखो कैसी है, मुलायम स्पंज और गुलाबी रंग की संरचना होती है जो वक्ष गुहा में हृदय के समीप पाई जाती है। फिर ये विद्यार्थियों, यदि इसकी बात की जाए डायग्राम में, तो दायां फेफड़ा 3 लोब या 3 भागों में बंटा होता है और बायां फेफड़ा 2 भागों में विभाजित रहता है। ध्यान से देखना, ये दायां लंग्स है, दायां फेफड़ा है, और दाएं फेफड़े को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। देखो इसको कहा जाएगा अग्र पिंड, बीच वाले पिंड को कहा जाएगा, नाम से स्पष्ट है, मध्य तो मध्य पिंड, और नीचे वाले पिंड को कहा जाता है पश्च पिंड कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि बाएं फेफड़े की बात की जाए तो इसे अग्र बायां पिंड कहा जाता है, अग्र बायां पिंड, और नीचे वाले भाग को कहा जाएगा पश्च बायां पिंड कहा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, फेफड़े को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, दायां पिंड और बायां पिंड। दायां पिंड भी कितने भागों में बंटा हुआ है, 3 भागों में, अग्र पिंड, मध्य पिंड और पश्च पिंड। इसी प्रकार से बायां फेफड़े के भी कितने पिंड हैं, 2, जिन्हें अग्र बायां पिंड कहते हैं और पश्च बायां पिंड कहा जाता है। अब देखो ये जो अपना लंग्स है, ये एक आवरण से घिरा रहता है जो दोहरा आवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसा आवरण कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। अब देखो ये फुफ्फुसा आवरण 2 झिल्लियों से घिरा रहता है। बाहरी झिल्ली पेराइटल कहलाती है, बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है, पेराइटल, और आंतरिक झिल्ली का निर्माण करती है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य एक फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है, फ्लूइड, जिसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसा आवरणीय द्रव्य कहा जाता है। देखो क्या इसमें वायु नहीं होती है, अतः इसमें जो बल लगता है वो ऋणात्मक होता है, बहुत कम लगता है। किसी दुर्घटनावश यदि इसमें क्या हो जाए, वायु भर जाए, तो फेफड़े आपस में क्या हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। तो इसके जो आवरण है वो फुफ्फुसा आवरण कहलाते हैं। अब इसमें देखो बात की जाए कि फेफड़ों में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, स्पंज गुलाबी रंग के होते हैं, वक्ष गुहा में हृदय के समीप पाए जाते हैं। श्वास नली आगे जाकर 2 श्वसनी में बढ़ती है और वो श्वसनी अपनी अपनी ओर के लंग्स में प्रवेश कर जाती है। ये श्वसनियाँ फेफड़ों में और अधिक महीन शाखाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम श्वसनिकाएँ कहते हैं। ध्यान से देखना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएँ। और ये श्वसनिकाएँ श्वसनिकाओं का निर्माण करती है, और ये श्वसनिकाएँ अत्यंत महीन शाखाओं में या वाहिनियों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें हम वायुकुपिका वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुकुपिका वाहिनी। और वायुकुपिका वाहिनी क्या काम करती है, अंत में गुब्बारेनुमा संरचना में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम वायुकुपिका झुंड कहते हैं, वायुकुपिका झुंड कहा जाता है। और वायुकुपिका के ऊपर ही क्या पाया जाता है, रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। धन्यवाद, आज की क्लास में बस इतना है।